सबसे तीखे सवाल जिनका देना होगा जवाब। सामने बैठे शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इंटेरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। इसी कड़ी में आज हमारे साथ AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। आज हमारी PIT टीम के सदस्य हैं अंजना ओम कश्यप, निशांत चतुर्वेदी और अशोक सिंघल। असदुद्दीन ओवैसी जी, आजकल आपकी जुबान में और आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान में कोई फर्क नहीं दिखता है। एक वक्त था जब आप चेहरा थे AIMIM की और वो जुबान थे। अब लगता है आवाज और जुबान, चेहरा और जुबान एक हो गई। 2019 की वजह से? नहीं, जबान वही है, पुरानी जबान है, मेरी सोच भी वही है। आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मजहब की खुलकर बात करते करते अब आप परिवर्तन की भी, धर्म परिवर्तन की बात करने लगे हैं, दाढ़ी छोड़ने की बात करने लगे हैं। मतलब जरा सा जो पर्दा पहले रखते थे हटा दिया है साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्पीच जो है ना, आप उसको समझे नहीं। ये बताइए कि उर्दू में किरदार किसको कहते हैं, कैरेक्टर, सच्चाई किसको कहते हैं, ट्रुथ। मैंने कहा कि हम अपने किरदार से और सच्चाई से आपको दावत देंगे। अब इसमें फोर्सिबली कहाँ है? तो अफसोस ये है कि वो जो न्यूज एजेंसी ने जो तर्जुमा किया, उन्होंने इस अल्फाज को खा लिए। वो स्पीच आज भी है मेरी, मैंने बाद में उसको रीट्वीट किया, उस पर हमारे लोग बताया कि भाई इसमें लफ्ज किरदार और लफ्ज सच्चाई का इस्तेमाल है। अब अगर उसको वो खा लेंगे और आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्या? ऐसे भाषण क्यों देते हैं सर जिस पर सफाई देना पड़े? आजकल आप भाषण नहीं भड़काते हैं। ना, कहाँ भड़काते हैं? मेरा काम भड़काना नहीं है, मेरा काम एक सोच देना है। और भाषण देना जरूरी है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा राइट है और मैं बोलूंगा। अब इसको तोड़ मोड़ के, या फिर अगर आप उर्दू नहीं समझ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे? क्या ये भी सोच समझ के क्या राहुल गांधी और मोदी जब गले लगते हैं पार्लियामेंट में, सदन में, उसको भी अलग एंगल दे देते हैं? क्या ये भी एक सोच दे रहे हैं आप कि ये गले इसलिए मिल रहे हैं कि दोनों के दोनों अकेले हैं? किस एंगल में, किस दिशा की सोच दे रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मैं आप में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता हूं पार्लियामेंट में और आपके गलतियों को मैं सामने नहीं रखता हूं और आपसे जाए गले लपेट लेता हूं, तो फिर क्या नो कॉन्फिडेंस है? यानी आप मुझ में, आप में कॉन्फिडेंस है। तो अब ये बताइए फिर। अच्छा, दूसरी बात, यही कांग्रेस के लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि ये इनके वजह से हमारा वोट कट रहा है। अरे भाई, आप जाके गले मिल जाएंगे मोदी से। नहीं, पर एंगल तो दूसरा दे रहे हैं ना। आपके दोनों सिंगल हैं, दोनों अकेले हैं, तो मैंने शादी नहीं हुई दोनों की, इसलिए गले मिल रहे हैं। मैंने ये सोच क्या है? वो एक लाइटर वेन में मैंने कहा। ये लाइटर वे में, लाइटर वे में बात करते हैं। लाइटर वेन में कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या कहा था आपने? मैंने लाइटर वेन में कहा कि भाई अभी मिल रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन टूर पर नहीं जा रहे हैं मोदी जी। क्योंकि फॉरेन टूर गए तो उनको गले मिलने की बहुत बड़ी आदत है और इनको भी बेचारे तो भी गले मिल गए। जो जनियोधारू हैं मिल रहे हैं। बेचारे मतलब अब वो क्या करेंगे अब बेचारे? ओवैसी जी, एक बात बताइए, 2019 हर किसी का फोकस वही है, या तो बीजेपी प्लस होगा या कांग्रेस प्लस होगा। कोई एक ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं आप? कोई ना कोई अलायंस तो प्रेडिक्शन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपका प्रेडिक्शन है क्या? प्रेडिक्शन नहीं है, जो चीजें दिखाई देती हैं, तो बीजेपी प्लस या कांग्रेस प्लस? नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है फिर क्या होगा? नहीं होगा सर। और आपकी पार्टी देखिए आज 2009 में नेशनल आप पार्टी, ये कहना चाहते कोई थर्ड फ्रंट आ जाएगा बगैर बीजेपी और कांग्रेस के? मुझे अपनी बात रखनी। 2009 में कांग्रेस को 210 सीट मिले, जो मिला क्या? सिर्फ घोटाले मिले। 2014 में मोदी को 280 मिले, मिला क्या? सिर्फ मॉब लिंचिंग मिली। तो अब मौका है रीजनल पार्टीज का। अब वो स्ट्रांग लीडरशिप नहीं चलने वाली। पार्टीज अपने आप सरकार बना लेंगी? आप प्रैक्टिकलिटी की बात करिए। मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आइंदा जो सरकार बनेगी उसमें बगैर कांग्रेस, बगैर बीजेपी, उसमें रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होगा। बगैर बीजेपी, बगैर कांग्रेस, बहुत बड़ा रोल होगा। उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। आप किस एविडेंस और प्रूफ से ये बात बोल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं ग्राउंड पर देख रहा हूं, मैं टीवी स्टूडियो में नहीं रहता हूं, ग्राउंड पे रहता हूं। लोग आज बेचैन हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं कि ये जो नैरेटिव दिया गया था कि एक स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग पर्सनालिटी और 280 सीट लाई, ये कुछ नहीं हुआ। आप किसके साथ जाएंगे? किसके साथ है? रीजनल पार्टी के साथ जाएंगे? मेरा यकीनन मैं रीजनल पार्टीज के साथ हूं और मुझे मेरा मानना भी है कि ये जो स्ट्रांग लीडरशिप का जो नारा दिया गया था। और इनका लीडर कौन होगा? अरे इसमें देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है सर, आप मुल्क की तौहीन मत करिए। क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में शामिल लोग हैं? ये आप ही सोच नहीं,
हरगिज मैं नहीं तो है। पूछ रहा हूं इस कौन होगा? मुल्क में हर पार्टी में बड़े बड़े काबिल लोग हैं जो इन दोनों कांग्रेस बीजेपी से अच्छा सत्ता दे सकते कौन हैं। प्रधानमंत्री अरे बन बहुत सकता है? बनेंगे, बहुत है, बहुत चलिए, ज्यादा अगला लोग हैं। सवाल, और 2 सवाल इसमें शामिल है। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप महत्वाकांक्षी बहुत होते चले जा रहे हैं राजनीति में। दूसरा आरोप आप कहते हैं, आपके अंदाज में बोलूं अगर आपकी इजाजत हो, जी। हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये भड़काना नहीं है तो क्या नहीं। उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? आप कहते थे कि मोहन भागवत अगर छुरा दिखाएंगे तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा बोलेंगे, पीठ पे। बिल्कुल। अब आप भी वही करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक इंसान को जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाकर उसकी दाढ़ी काट देना और उसको बोलना कि तू पाकिस्तानी है, ये कौन सी बात है बताइए? दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये लोग ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि डर पैदा किया जाए मुसलमानों में, डर पैदा किया जाए कि तुम अपनी इस्लाम की जो मुसलमानों की जो तुम्हारी शनाख्त है, जो संविधान हमको देता है, वो भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुझे कोई मेरी दाढ़ी को काटेगा मैं फिर छोड़ूंगा। उसी डर को आप एनकैश करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाह हरगिज रहे नहीं, हैं। मैं तो डर दूर कर रहा हूं। कैसे? ये कहकर उन लोगों को, और जो लोग दूसरों को भी दाढ़ी बिल्कुल, छुड़वाओ। देखिए आपने- क्या मोटी दाढ़ी नहीं है मोदी के पास, क्या करेंगे उसको? आप निकाल देंगे क्या? एक मिनट, आप क्या लेकिन वो दाढ़ी ये कह रहे हैं ना मुसलमानी कि आता है? हम उनको भी दाढ़ी छुड़वाएंगे। किसको छुड़वाएंगे? मैंने ये कहा, उनको कौन है सर? मैंने ये कहा कि जो लोग हमारी दाढ़ी इसलिए काट रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, गर्दन काटेंगे भी तो इस्लाम पे रहेंगे, और हमारे किरदार से और सच्चाई से उनको कौन है सर? जो यही संघ परिवार के लोग, मतलब आप दूसरे धर्म के लोगों को ये दाढ़ी नहीं, छुड़वाएंगे? देखिए हिंदुत्वा में और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैं हिंदुत्वा के लोगों से कह रहा हूं कि हम अपनी सच्चाई से और हमारे किरदार से कैसे पहचान होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये लोग भड़क गए, आपकी बातों में आ गए, कौन? कल को किसी के जो हरगिज आपके नहीं। भाषण ना, वहां ना, पर हरगिज। अरे सर अपना अंदाज तो देखिए भाषण हरगिज देते नहीं है वक्त। मैडम, देखिए वो वैसी जी बिल्कुल सुनिए, अलग होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल रमे होते हैं जनता बिल्कुल। में। देखिए इखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, रकबर को मारा गया, जुनैद को मारा गया, पहलू खान को मारा मोहसिन गया। को मारा गया, पेलू खान को मारा गया। कौन सा रिएक्शन हुआ? और वही जाटों को रिजर्वेशन नहीं दिए, पूरा हरियाणा एक हो गया। वही मराठा रिजर्वेशन देख लिया आज क्या हो रहा है तो आप महाराष्ट्र अकेले में। मुसलमानों के रहनुमा आप ही हैं हरगिज क्या? नहीं, तो हरगिज क्यों नहीं नहीं, आपको हरगिज नहीं, आंध्रा मैं के कभी बाहर, रहूंगा। महाराष्ट्र के बाहर लोग क्यों जमान जब्त होती है आपकी? बिल्कुल। ओवैसी साहब, बिल्कुल। दाढ़ी कटने की बात आती है, दाढ़ी छोटी करने की बिल्कुल, बात आती है, बिल्कुल। तो आपको लगता है आप ही के पास ठेकेदारी है क्या सिर्फ मुसलमानों की? बिल्कुल नहीं है सर, तो क्यों ठेकेदार नहीं एक्सेप्टेंस है आपकी 2 जगह के बाहर? बिल्कुल सही है। मैं कोई मुसलमानों का लीडर नहीं हूं, ना कभी बनूंगा, मगर मैं अपनी बात को बेबाक भड़काएंगे लोगों को। नहीं, बेबाक तरीके से सच्चाई को बयान करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता भारत इसमें। माता की जय की बात आती है अगर तो कहते बोले- हैं, मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? कि बिल्कुल नहीं भारत बोलूंगा। को आप भारत माता नहीं मानते क्यों? हैं क्या? आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में आपको तकलीफ है? नहीं, उसमें क्या जय दिक्कत हिंद, है? जय हिंद अगर बोलने कोई में व्यक्ति तकलीफ ये है। कहेगा कि भारत देखिए, माता की जय बोली, उसमें आपको आपत्ति क्या है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब आप नहीं। जो चाहेंगे वो होगा। नहीं, आप बोलिए, मैं आपका रट पुटक करूंगा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, मजबूर नहीं, आप मजबूर नहीं कर लेकिन सकते। आपको उसमें सवाल खड़ा करना मोहन भगवत ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जय हिंद बोलूंगा, हिंदुस्तान आप जिंदाबाद चाहते बोलूंगा। क्या है? क्या राजनीति है आपकी? क्या आप क्या राजनीति? चाहते हैं? मेरी राजनीति यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है उसका इंप्लीमेंटेशन हो, बस। क्या आपका फंडामेंटल राइट ये कहता है कि मुस्लिमों जिंदा रहना चाहते हो तो अपने उम्मीदवार को वोट दो? क्या ये भड़काऊ नहीं है? झूठ। मैं आपसे अभी चैलेंज कर रहा हूं, आपने ऐसा नहीं कहा। हरगिज नहीं कहा। मैंने कहा अपनी पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, भीड़ की स्पीच है। तो मुझे- और उसके बाद हमने जब डाला उसको सही डाला तो आपने उसका नोटिस नहीं लिया। सुजवा में आतंकी हमले में जब शहीद हुए जवानों को लेकर आपने कहा था इसमें से 7 जवानों में से 5 मुस्लिम हैं। बिल्कुल क्या सही ये है। कहना जरूरी था? बिल्कुल सही है। इससे क्या मुसलमानों में देशभक्ति नहीं बढ़ेगी? और वो लोग जो सरहद क्या पार- आप फौज जो सुनिए, को कलर नहीं कर रहे हैं? जो लोग सरहद जब पार- आप ये सवाल जो बोलते हैं कि लोग सुरक्षा सुनिए, कर्मी में नहीं, जो लोग कितने सरहद मुस्लिम हैं, पार- ये जो लोग बताइए। सरहद पार बैठकर मुसलमानों के ताल्लुक गलत बातें कर, हम बता रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं कि हमारी देशभक्ति यह है कि हम इस मुल्क के लिए जान दे ओवैसी रहे साहब, हैं। जो फौजी है उसको मोटिवेट करने की जरूरत अरे, नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं है, मगर हमको कोई जरूरत नहीं है हमको और आप उसको कोई बिल्कुल- मोटिवेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप नहीं है, क्यों मगर गिना रहे हैं कि कितने फौजी मुसलमान हैं जो शहीद हुए? ये क्यों गिना रहे हैं? बिल्कुल आप? बोलना पड़ेगा। आप क्यों गिना रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों में कितने मुस्लिम हैं? जरा बताओ, ये सवाल क्यों पूछते हैं आप? अब ये सवाल सुन लीजिए। क्या दोनों के जवाब क्या- दीजिएगा। बिल्कुल। क्या आपने प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम पढ़ा? नहीं पढ़ा आपने। उस 15 पॉइंट में 10 पॉइंट पर लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान शामिल है उनका रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे। ये प्रोग्राम पिछले 11 साल से है। इस प्रोग्राम के तहत कितने माइनॉरिटीज का रिक्रूटमेंट हुआ उसका डेटा अवेलेबल है। मैंने ये मोदी जी से पूछा कि आप अपने 4 साल में अपने ही प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में आपने क्या इंप्लीमेंटेशन किया? आपने हाल में कहा कि
सेक्युलरिज्म आपको एक गाली समझ में आती है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, जिसके बलबूते 17 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, वो आपको गाली लगने लगी है। क्या वजह है? इसलिए कि जो संविधान में लिखा हुआ है हम उसकी मतलब को, उसकी रूह को समझे ही नहीं है। और सेकुलरिज्म का मतलब ये बना के रख दिए कि मुसलमान जो है सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी गुलामी करे। सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना मैडम कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें से 4% मुसलमान जीत के आए। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये गलती तो इन सेकुलर पार्टीज की है, दूसरे पार्टीज की है। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट ना दे गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मंदिरों को जाए और मस्जिद को ना जाए। सेकुलरिज्म का मतलब तो यह नहीं है कि आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जो मुसलमानों को सांप कहता है उस आदमी को आप बाजू लाकर अपने इफ्तार दावत में बिठा लेते हैं। मेरा मकसद सेकुलरिज्म को हमको इस्तेमाल किया गया। अगर आज सच्चर कमेटी अगर जो सच कह रही है तो झूठी है क्या? वो सेकुलरिज्म की वजह से। मोदी से बड़े दुश्मन राहुल हो गए हैं क्या आजकल? दोनों उतने बराबर हो चुके हैं क्योंकि दोनों भी हिंदुत्व आप आ चुके हैं। आजकल मजाक बड़ा उड़ाते हैं आप राहुल गांधी का। क्यों? अरे भाई मैं मजाक क्या उड़ाता हूं उनका? आपने कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके गले मिल जाते हैं तो मैं क्या करूं? क्या होगा अगर ऐसी नौबत आएगी कि कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां मिलकर 2019 में सरकार बनाने की नौबत में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार कर लिया जाता है? मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब निजाम कॉलेज हैदराबाद में पढ़ता था तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चरर थे। हम ज्यादा पढ़ते नहीं थे, वो कैंटीन पे जिंदगी गुजारते थे हमारी। वो एक दिन पकड़ कर लेकर गए हमको, लेक्चर में बिठाए और बिठाकर मुझसे पूछे बोलो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। मैंने सर आप रहने के बाद हम क्या बोले? बड़े खुश हुए वो। उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो इंडियन डेमोक्रेसी ये होती है, इंडियन डेमोक्रेसी स्वयंवरा की तरह है। कभी कभी वो जाकर किसी के बेकार आदमी गले में फूल का हार डाल देती है, तो वो इंडियन डेमोक्रेसी है। बेकार आदमी है राहुल गांधी। मैं बेकार नहीं कह रहा हूं, इंडियन डेमोक्रेसी हो सकता है, आवाम का फैसला हो, कोई बन जाए। आपको लगता है विपक्ष को रिप्लेस कर देंगे, राहुल गांधी को हटा देंगे, मोदी वर्सेस ओवैसी एक दिन लड़ाई हो जाएगी? मैडम मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूं। मेरी लड़ाई पूरी संविधान के फंडामेंटल राइट्स की है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है और मैं वो चाह रहा हूं मुझे मिले। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आसमान तारे तोड़कर ला कर दो। हर चीज का विरोध करना ही आपका काम है। क्यों नहीं करूं? 3 तलाक क्यों नहीं करूं? 3 तलाक क्यों नहीं करूं? 3 तलाक जब सरकार लेके उसका ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। कोई चीज अच्छी तो महिला विरोधी है सर, कोई चीज तो होगी। आप महिला विरोधी हैं। कोई चीज तो अच्छी हो रही है। ओवैसी साहब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा क्या? हर चीज का विरोध करना आपको, ताकि आपको अच्छा लग रहा है। आपके 6 दिन आगे होंगे, मेरे तो दुनिया है। 3 तलाक आपके अकाउंट में 15 लाख आगे होंगे, मेरे पास तो नहीं है। 3 तलाक जब लेके आए महिलाओं के लिए, पूरा देश के अंदर महिलाएं स्वागत कर रही है आपकी बिरादरी की, आप उनको न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। देखिए 3 तलाक के बारे में खुद मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में हजारों लाखों की तादाद में निकलकर उसको रिजेक्ट किया। कहां रिजेक्ट किया? बिल्कुल किया। और आप नहीं दिखाए तो मैं क्या करूं? अगर उसको रोका जा रहा है 3 तलाक को, उसमें क्या आपत्ति आपको? देखिए वो जो है ना वो महिला विरोधी है। आप मुझे बताइए सर, आप महिला अगर आप मुझे बताइए अगर किसी पे केस बुक कर दिए ट्रिपल तलाक, जो कमियां उसमें पॉइंट आउट कीजिए ना, सुनिए ना, पूरे तरीके से 3 तलाक को रिजेक्ट कर दिया। अरे नहीं सुना, आप सुनने तैयार नहीं। अगर कोई जेल को चला गया, कोर्ट सजा दे दी उसको 3 साल की, वो औरत क्यों रुका रहे 3 साल तक? और 3 साल के बाद जब ये निकलेगा ये पागल, वो औरत बोलेगी आइए चलिए शादी अमेंडमेंट हो सकता है। एक सेकंड, एक दलील है मैं क्या बताती हूँ। ये जो आप नुस्ख एक एक करके बता रहे हैं, बहुत नुस्खे हैं उसमें। एक सेकंड, डिवोर्स में भी ऐसा ही होता है क्या? वो महिला बाहर छूट जाती है और उसके बाद जब भी जो केस चलता है वो आगे चलता है, वो अलग हो जाती है। 3 साल तक औरत फंसी रहे क्या? वो जिससे बनकर शादी कर सकती है? कैसे नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। यही तो हम बता रहे हैं आपको, उस कानून में लिखा हुआ है कि अगर उसको 3 साल तक इंतजार करे। बिल्कुल, कोर्ट अगर कन्विक्ट करेगा तो मैरिज विल एग्जिस्ट, वो बिल कह रहा है। आप बताइए, आप खुद महिला है, अगर कोई जेल हो जाती है किसी मर्द को तो 3 साल सजा वो औरत अटकी भी रहे, लेकिन वो और जब जेल से निकलेगा तो फूल कहार लेके बोलेगी आइए चलिए। इसका मतलब है कि ये बिल में है, ये बिल में है। 3 साल तक जब वो जेल में रहेगा उतनी देर मतलब ये डाउट रहेगा, शादी रहेगी। क्या बात कर रहे हैं? सब गुनहगार होगा तभी तो वो जाएगा जेल में। अरे गुनहगार भी हुआ तो शादी क्यों रहेगी फिर? शादी नल एंड वॉइड होनी चाहिए। नहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए। हलाला पर क्या सोचते हैं? हलाला तो है ही नहीं अब, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है उस जजमेंट में के ट्रिपल तलाक में होता ही नहीं है। सर पढ़े हुए तो आप लंदन के हैं, एक बात सुनिए। अरे पढ़े हुए तो आप लंदन के हैं, जजमेंट का हवाला दे रहा हूं आपको। आप सिर्फ इसलिए ऐसे कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है मोदी क्रेडिट ले जाएगा। अरे मोदी, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना मिले। अरे मोदी एक मुसलमान को टिकट नहीं देता है गुजरात में, एक मुसलमान कर्नाटक में नहीं देता, और आप मुसलमान की वोट देने की बात करेंगे।
और मोदी कहते हैं मुसलमानों की पार्टी। लेकिन महिला विरोधी आप हैं ना, आप ट्रिपल तलाक पे कुछ क्यों नहीं कर पाए? महिलाओं ने आपके पुतले फूके, महिलाओं ने आपके 3 तलाक में जब आपने विरोध किया, ट्रिपल तलाक के हम खिलाफ हैं। ट्रिपल तलाक में जो क्रिमिनल प्रोविजन लगा रहे हैं वो गलत है, वो महिला विरोधी है। अगर मोदी को इतनी मोहब्बत है तो आप एक 10,000 करोड़ का या 1,000 करोड़ का प्राविधान करिए ना बजट में कि जो मुस्लिम औरत को ऐसा होगा हम देंगे, गवर्नमेंट देंगे। नहीं, जो अन्य धर्म की महिलाएं हैं वो डिवोर्स होती है, उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है, क्यों अलग से किया जाए? फिर आपको चाहिए वो बाजा बजाते हैं, हर बात पे पैसा आप बाजा बजाते हैं, मेरी माए बहने मुस्लिम माए बहने, अरे क्या बात है? तो किया ना उन्होंने, कदम उठाया ना। क्या किया? ट्रिपल तलाक पर आप क्या किया? मुस्लिम पर्सनल लॉ मैडम बोर्ड के एक बात, सुनिए, रकबर खां की बीवी बेवा हो गई, उसकी फिक्र नहीं है? इखलाक की मां मोहताज हो गई, उसकी बीवी बेवा होगी, वो महिलाओं की फिक्र नहीं है? कासिम को मारा गया, उसकी फिक्र नहीं है? शमशुद्दीन को दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, उसकी बीवी की फिक्र नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि अभी का लॉ भी जो है वो ठीक नहीं है, तो इतने दिनों तक आप लोगों ने ट्रिपल तलाक को क्यों बर्दाश्त किया? वो इतनी सारी महिलाएं परेशान होती रही, आप लोगों ने क्यों उसको सहन किया? सर आप चलिए, आपको भी जवाब देता हूं। आप लोग देखते नहीं है ना, हिंदुस्तान में मुसलमानों के कम्युनिटी में सोशल इवल्स को एरेडिकेट करने का काम कौन कर रहा है? ये लोग जो टीवी पे आके बैठते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गली कूचों में, गांव में जाकर हम ये कह रहे हैं कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप क्रिमिनल प्रोविजन नहीं लगा सकते। इसका आप याद रखिए। हमारे क्रिमिनल प्रोविजन सिर्फ एक थ्रेट परसेप्शन है सर। अरे क्या बात है सर, थ्रेट परसेप्शन की वरना उदाहरण है किस तरीके से औरतों को छोड़ा गया है। थ्रेट परसेप्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो थ्रेट परसेप्शन है हमको। अच्छा, घर की बंद चार दीवारी में पति कुछ भी करते रहे और महिला बर्दाश्त करे? सर आप थ्रेट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करें तो फिर क्या करें? सिविल कॉन्ट्रैक्ट है शादी, क्रिमिनल प्रोविजन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अडल्ट्री के बारे में क्या ओपिनियन है आप लोगों को तीनों का? अडल्ट्री के बारे में बताइए। बिल्कुल गलत। मैंने आपसे पूछा कि ट्रिपल तलाक के दरमियान अगर महिला उत्पीड़न सहन करती है, परेशान होती है, वो ठीक है। आप लोग इतने दिन तक चुप रहे, वो ठीक है। आपको अगर कोई चेंजेस हुआ तो आपको कानून में दिक्कतें लग रही हैं। लगता है हम खामोश बैठे, तो फिर महिलाएं क्यों परेशान होती हैं? आपको लगता है हम खामोश बैठे? हरगिज नहीं है। क्या किया फिर आप लोगों ने? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं खत्म करने की, और आज भी कर रहे हैं कि जो मुसलमान ऐसा करेगा उसका सोशल बाइकआउट होगा। और हम आपसे ये भी गुजारिश करें, लाइए डेटा बताइए, चलिए डेटा बताइए। आप डेटा नहीं दे पाते और सिर्फ अपने मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए कि महिलाओं से नाइंसाफी करते हैं। यकीनन ये सोशल ईवल है, यकीनन सोशल ईवल है। आपको मालूम सर 2 साल में 1 लाख महिलाओं की इज्जत लूटी गई हिंदुस्तान में। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है बताइए? जबकि हमने निर्भया का कानून बना दिया फांसी देने का। अब बताइए, आप फांसी दे रहे हैं मगर फिर भी महिलाओं का रेप हो रहा है, शेल्टर में मासूम बच्चों के से नाइंसाफी हो रही है। सर ये जो मर्द है ना, इसके दिमाग में जो गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा, तभी जाकर ये महिलाओं से संघ और बीजेपी की निकालने की कोशिश की। अगर वो ताजमहल की सफाई की बात करते हैं। सवाल और है अशोक, एक सेकंड, क्योंकि ये वहां पर रहना जरूरी है। आप तो खुद कहते हैं कि आप बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, प्रोग्रेसिव हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में क्या कहा था सर? कहा था कि वो बीवियों को पीट देंगे, मार देंगे जान से। बिल्कुल, वो नया नेक्स्ट हमने एफिडेविट दाखिल किया, उसमें हमने कहा, दूसरी बात भी कही, उसका भी जिक्र करिए आप, उसका भी जिक्र करिए। लेकिन आपने शुरू में कहा, तो ये तो सोच है सर। मैडम ये जो सोच है ना, ये जो हिंदुस्तान के क्यों आप पे भरोसा करें? आप मुझ पे नहीं, हर हिंदुस्तान के हर मर्द में ये गंदगी भरी हुई है। औरतों से कौन इंसाफ करता है? 2 साल में 1 लाख औरतों का रेप होगा, मासूम बच्चों का शेल्टर होम में रेप होगा। अब बताइए क्या करेंगे? हम तो कानून बना दे कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन हलाला तो इंस्टीट्यूशनलाइज रेप है ना? नहीं, आपको अपने मजहब की नाराजगी मोल नहीं लेनी है, इसलिए आप आवाज नहीं खोलते। हरगिज नहीं। अगर हलाला हो रहा है, रेप का केस बुक होना चाहिए उसके ऊपर। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ताजमहल की सफाई अगर हो रही है उसमें भी आपको आपत्ति है? आप कह रहे पहले संघ और बीजेपी के नेताओं का दिमाग साफ होना चाहिए। देखिए, अगर सफाई हो रही तो आपको आपत्ति है, उसमें भी आपत्ति है। औरतों का, बच्चों का रेप हो रहा है, कौन कर रहा है? आसमान से एलियंस आ रहे हैं? मर्द ही तो कर रहा है ना, मर्द ही तो कर रहा है। अगर उनका गंदगी साफ कौन साफ करेगा? सर पहले इंसान की गंदगी साफ करिए पहले, तभी जाकर। ताजमहल की अगर सफाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सफाई की बात की जा रही है, उसमें भी आपको आपत्ति है? और उससे पहले क्या बोलते हैं कि ताजमहल क्या था? क्या कहते हैं संघ परिवार के लोग? सच नहीं कहते क्या कि आक्रमण की निशानी है वो? क्या निशानी? कहना है कि मुगल आए और यहाँ पर अपनी उन्होंने इमारतें बना दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो इनसे पहले जो जैन मजहब थे उनका क्या हुआ, जो बौद्ध थे उनका क्या हुआ? कहां तक रुकेगी बात? राजस्थान मध्य प्रदेश में खड़ा होंगे क्या? क्योंकि जहां जहां मुसलमान होते हैं वही आप जाते हैं चुनाव क्यों? लड़ने।
क्यों नहीं जाएंगे, बराबर जाएंगे। इलेक्शन लड़ना है, हमारी जिंदगी का मकसद है। मैं तो कोई रोड का कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, ना मैं 2G 3G का वो काम करता हूं, ना मेरे पास कोई मीडिया चैनल है। मेरा काम इलेक्शन लड़ना है, लड़ना इलेक्शन। राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी फैसला नहीं हुआ, लेंगे फैसला, लेंगे। फिर भी किसी एक राज्य पर, मध्य प्रदेश पर सर, एनआरसी के ड्राफ्ट पर आपकी क्या राय है? ड्राफ्ट है, वो फाइनल नहीं है। उस पर क्या राय है? और वो घुसपैठी का अमित शाह इस्तेमाल किया, इसका सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठी का इस्तेमाल किया। अमित शाह को अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा, इसलिए कि उनके बगल में बैठकर राजनाथ सिंह ने घुसपैठी का इस्तेमाल नहीं किया। जो हो रहा है झूठ का, एनआरसी का जो ड्राफ्ट का काम हो रहा है, ये सही है गलत है? एनआरसी का काम देखिए, 1200 करोड़ रुपए खर्चा हुए, 50,000 एम्प्लॉइज काम किए, 9,000 आउटसोर्स हुए, और क्या कर रहे हैं हम लोग? खुद बीजेपी के 2 MLAs का नाम नहीं, चीफ मिनिस्टर आसाम के सिक्योरिटी पर्सनल का नाम नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट के भाई के खानदान का नाम नहीं, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद के बेटे JNK के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। लेकिन बता रहे हैं कि उसमें अभी करेक्शंस होंगे। करेक्शन होंगे, हो सकता है होंगे, बिल्कुल। लेकिन आपको ये पूरी एक्सरसाइज के ऊपर आपकी क्या राय? देखिए, ये एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो तक घुसपैठी नहीं कह सकते उनको। अवैध घुसपैठियां क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते, नहीं कह सकते। आप सुप्रीम कोर्ट क्या राजनाथ सिंह ने कहा? अवैध रूप से नहीं, आप छोड़िए राजनाथ सिंह, क्या इलीगल? आप होम मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, सर फैक्ट्स के साथ आप होम मिनिस्टर हैं ना। इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं जो अवैध रूप से आया हो, छुप कर आया हो, हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर उस लफ्ज को हमारी सबसे बड़ी पंचायत में इस्तेमाल नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्न कर दिया है। आप कराइए। अच्छा, आप बोलते हैं ये वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग जम्मू में, उनको क्या कहेंगे आप? जो चकमा रेबल्स अरुणाचल प्रदेश में जो हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ, उनको क्या कहेंगे? इंग्लैंड कह रहा है कि आपके 1 लाख हिंदुस्तान के लीगल ले लीजिए। मोदी बोले नहीं लेते। 50,000 वो ट्रंप रोक के रखा है, आइस की ले लीजिए, आप नहीं लेते। क्या करना चाहिए सरकार को? अगर 1 लाख लोग भी बचते हैं 40 लाख में से, एनआरसी का फाइनल आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि 1 लाख भी ना बचे, पूरे आ जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? एक आदमी आ जाए, पूरा आ जाए। हो सकता है कि कागज हो उनके पास, लेगेसी का डॉक्यूमेंट हो, आप ये कहना चाहते हैं डॉक्यूमेंट ए हो, डॉक्यूमेंट बी हो, वो बता दें शायद। आप ये कहना चाहते हैं अगर 2 भी बच जाएगा, बांग्लादेश तैयार नहीं है, क्या करना चाहिए सरकार? अब इनको बताना चाहिए, बताइए, इनसे पूछिए। नहीं, ये सरकार में क्या करेंगे ये? आप वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग जम्मू में बैठे नहीं कर सकते, चकमा रेबल्स अरुणाचल प्रदेश में बैठे आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड कह रहा है कि भैया लेके जाओ। वो तो कह रहे हैं देश भर में एनआरसी करेंगे। हाँ, देश भर में एनआरसी होना चाहिए। अरे मैडम, त्रिपुरा में करिए। ये जो चीफ मिनिस्टर बीजेपी, त्रिपुरा की तैयारी, ये जो चीफ मिनिस्टर है, इसकी पैदाइश कहां की है? 71 की है। ये भी फंस जाएगा। करिए, त्रिपुरा से स्टार्ट करिए। चलिए, ये बताइए आपकी बोली से कि दाढ़ी छोड़ेंगे, उनकी दाढ़ी छुड़वाएंगे मुसलमान अपने। मैडम, ये जो सुनिए आप, ये जो हिंदुस्तान, ये जो और आरएसएस की इतनी मदद कर रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपकी राय गलत है। ये जो मुल्क में जो खौफ दहशत का माहौल है कि गाय के नाम पे मुसलमान, गाय के नाम पे दलित और दाढ़ी के नाम पे पाकिस्तान, ये ऐसे माहौल में आवाज उठाना जरूरी है। अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो आने वाली नस्ल कहेंगे कि हमारे जो बड़े थे वो गूंगे हो चुके थे, और यही टाइम है बोलने का। ये मेरा फंडामेंटल हिंदू राइट है। पाकिस्तान पे क्या कहेंगे? शशि थरूर ने जो हिंदू पाकिस्तान कहा, हालांकि उनकी पार्टी ने अपने आपको थोड़ा अलग रखा उस बयान से, आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ये बयानबाजी हो रही है? हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे पास फंक्शनल डेमोक्रेसी है। पंडित नेहरू से लेकर हमने इलेक्शन करवाए सिवाय के इमरजेंसी के दौर में, कभी नहीं बनेगा। और देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ, हाफिज सईद हार गया, वो तमाम जो कट्टरपंथी जो टेररिस्ट ग्रुप थे पूरे हार गए। वो बताइए फिर आप, हिंदुस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। और ये बार बार मुझसे क्यों पूछते पाकिस्तान के बारे में? कोई दाढ़ी वाला दिख गया पाकिस्तान, मुझे क्या करना है पाकिस्तान से? नहीं, आप एक नेता हैं, सांसद हैं। अरे छोड़िए ना, मुझे क्या करना है पाकिस्तान? 70 साल पहले हमने छोड़ दिया, हमने गए नहीं। आपसे हिंदुस्तान के लिए सवाल पूछ लेता हूं, और ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था एनआरसी को लेकर। जब आप लोग एनआरसी का हम लोग जिक्र करते हैं तो आप बोलते हैं कि घुसपैठिए मत बोलिए, ये मत बोलिए। देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा, पॉइंट नोट सर, आपने अपने चैनल पे राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट लाइव दिखाया। अगर कोई वहां से इलीगली आया है तो आप चाहते हैं कि वो इस देश के रिसोर्सेज पर देश के रिसोर्सेज को खत्म प्रक्रिया पूरी हो जाए, और उसके बाद, और इस बात को याद भी रखिए आप कि हम यूनाइटेड नेशंस के कई डिक्लेरेशंस और ट्रीटीज को साइन कर चुके हैं। हम आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ये बीजेपी से कहिए, वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग जम्मू में क्या करेंगे, जो चकमा रेबल्स अरुणाचल प्रदेश में क्या, फिर कश्मीरी पंडितों पे आप क्या कहेंगे? कश्मीर, सर बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इज्जत के साथ उन कश्मीरी पंडित की वापसी का ख्याल है। और मैं पूछना चाहता हूं मोदी अमित शाह से, कितने पंडितों को लेकर गए आप 4 साल में?
एक को नहीं लेकर गए। और जब इलेक्शन आएगा तो कश्मीरी पंडित कौन ले जाते? बराबर मैं तायद में हूं, कश्मीरी पंडित लेके जाइए जम्मू को। आप नहीं लेकर गए, आप तो उनका वोट हासिल किए। ये तो नाकामी है उन लोगों की। एक बात जो मोदी की आपको अच्छी लगती हो, क्या नरेंद्र मोदी की क्यों अच्छी लगे मैडम? आप डरते होंगे, आप डर, मुझे अच्छी क्यों लगना क्यों जरूरी है? क्यों क्या लगता है आपको हम लोग डरते? अरे नहीं मालूम, देखिए कहीं कहीं स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए, कहीं स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए, आप फायदा पहुंचाते कहीं हैं स्क्रीन उनको, ब्लैक ना हो जाए, आप फायदा पहुंचाते कहीं हैं स्क्रीन उनको। ब्लैक ना हो जाए, कहीं से कोई कट ना कर दे, ये आप कहीं से इधर-उधर फोन निशाना ना आ मत जाए, मारिए सर, कहीं वापस आइए, वापस कहीं आइए से मुद्दे फोन ना आ पर। जाए आप लोगों को। वापस आइए, कहते हैं कि आप ही मोदी और अमित शाह का एजेंडा आगे ले जाते हैं। जो सवाल इन्होंने पूछा था आप गुस्सा गए थे, लेकिन नहीं गुस्सा नहीं है मैडम। अरे मैं तो 3 लोग मेरा 3rd डिग्री कर रहे हैं, मैं तो बैठा हूं आपके सामने। और ये अच्छी बात है, आजकल बिल्कुल। नेता बड़ा डरते हैं, सवालों चाहते हैं से कि घुमा सवाल क्यों रहे हैं? समझौते जो वाले अंजना भी पूछे। पूछ रही है, सवालों से अरे बच क्यों कहाँ रहे हैं? घुमा रहे हैं? आरोपों से डर क्यों रहे हैं? अरे आप कौन- अरे खाली सर- आरोप लगाना काम नहीं है आपका। ओवैसी अल्लाह साहब, से डरने वाले हैं, आरोपों ना पे मोदी जवाब से देना भी डरने आपका वाले काम है। हैं। आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछ रही है अंजना। दो ही चीज पर आप बोलते हैं ओवैसी जी, एक तो मुसलमानों पर और एक दलितों पर। मुझे लगता है कि आपकी ये संविधान पे कोशिश है हर चीज, कि संविधान मुस्लिम मेरा और बेस दलित है, समीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बेस है। और उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के मुसलमानों की राइट्स चीजें को निकाल के बोलते हैं आप। क्यों? मुस्लिम प्लस आप देश की दलित। राजनीति क्यों नहीं आपको करते? सब संविधान मुसलमान से की तकलीफ, राजनीति क्यों आपको करते हैं? तकलीफ क्यों संविधान से? आपको नहीं, संविधान से तकलीफ नहीं क्यों है। आप सिर्फ एक आपको- समुदाय अच्छा, की बात करते आपको हैं। तकलीफ आप क्यों देश की बात संविधान? क्यों नहीं एक मजहब करते? विशेष की अगर आप क्यों देश की नेता बात बनी नहीं यही तो करते? परेशानी आपकी। देश की बात कीजिए। आप संविधान ओवैसी को- साहब, आप सिर्फ संविधान एक को नहीं समुदाय मानने विशेष वाले। की राजनीति अरे करते हैं। आप संविधान अपने आप को नहीं टैग मानने करके वाले। चलते हैं। नहीं, आप संविधान को नहीं मानने सब वाले। मानते हैं संविधान को मानेंगे तो देश चलेगा। सर, देश चलेगा, देश चलेगा संविधान से। संविधान में एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, उसी को चुनते हैं जो आपको कन्वीनियंट है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से बिल्कुल चलेगा। संविधान नहीं है तो देश नहीं चलेगा। तो आपका भाई क्यों नहीं मानता संविधान? क्यों उसको बराबर मानता आप है? बोलते हैं कि 2 मिनट उसको अरे दीजिए। अच्छा ये बताइए कितनों पे केस बुक हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात का राइट्स हुआ नहीं कहा था कि 1 के बदले 5 पैदा करते हैं? कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि जेम्स लिंगडो। अरे ओवैसी साहब, देखिए आप ये बताइए आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है किसी भी पार्टी का? कोई है एक या कोई नहीं है? सिर्फ अपने से प्यार करते हैं आप? सुनिए, मैं आपसे फिर से बात को अपने आप को ही पसंद करते हैं? हिंदुस्तान की सियासत में अंबेडकर जैसा, सिर्फ काशीराम को छोड़ के, काशीराम के बारे में आपने बोला है। अंबेडकर जैसा कोई पॉलिटिशियन अभी तक नहीं आया, और कोई नहीं इस देश के अंदर? बिल्कुल नहीं है। अंबेडकर का जिक्र किया, तो अगर सरकार SC/ST बिल पर कोई पहल कर रही है तो आपको उससे आपत्ति क्या है? आपने उनको क्यों बोला कि ये कांग्रेस का शाहबानो केस हो जाएगा? हाँ सुनिए, बड़े गजब का सवाल, आपने तो मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया मुझे। सुनिए, अब आप देखिए कि शाहबानो का हमेशा बोलते बीजेपी वाले, उनके लोग आगे नहीं शाहबानो शाहबानो। आपने क्या किया अभी? कई शाहबानो मूवमेंट नहीं है कैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया इसके खिलाफ। अरे आप देखिए, अब सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना अब सुनना पड़ेगा। एक मिनट काउंटर भी नहीं सुनिए, काउंट सुनिए। अब आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, आपने वही किया ना, इसको अपीजमेंट बोलेंगे आप? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस वक्त कांग्रेस को ना, इस वक्त बीजेपी को उस वक्त मुसलमानों से ना उनको उस वक्त मुसलमानों से मोहब्बत थी, ना इनको दलितों से मोहब्बत है। ओवैसी जी इस बात से परेशान है कि जो मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन है वो टूट जाएगा। मॉरली ये कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है। सर सुनिए, 4 महीने लग गए मोदी साहब को आते आते। मार्च 20 को जजमेंट आया और आज भी कह रहा हूं ये बिल में बहुत कमजोरियां हैं। मुझे डर है कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट स्टे ना लगा दे। डर इस बात का है या डर दलित वोट बैंक खिसकने का है? अरे सर, दलित तो निकल चुका है, दलित तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो मूछ रखने पर मारना, घोड़ी पर बैठने पर मारना, शादी की बारात लेकर नहीं जाना, आप समझ रहे मोदी को वोट देंगे? हिंदुस्तान का दलित आज बेचैनी से इंतजार कर रहा है। ये बिल पे अब मुझे डर है, क्योंकि जस्टिस गोयल ने जो बातों पर लिखा था उसको अब दूर नहीं किए और उनको आपने एनजीटी का चेयरमैन बना दिया। आप ये समझ रहे हैं कि बिल लाकर कुछ हो जाएगा? आप इसको 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डालते? 2019 का चुनाव कैसे देखते हैं आप? मोदी वर्सेस राहुल होगा, वो तो फेसिस पे होगा, अगर वो होगा, अगर मुद्दा होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर वो होगा तो फिर तो गई बात, गई भैंस पानी में। वो तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि मोदी वर्सेस रीजनल पार्टीज, मोदी वर्सेस रीजनल पार्टीज। बीजेपी चाहती है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस हो जाए, वो हम होने नहीं देंगे। आप खुल के कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहाज डुबो देंगे? नहीं, हम देखिए, कांग्रेस भी जानती है इस बात को, कांग्रेस भी जानती है इस बात को कि सबको लेकर ही कुछ किया जा सकता है। वो बोल नहीं रहे हैं, मगर उनको भी मालूम इस बात का एहसास है उनको कि भाई सबको लेना पड़ेगा। 2019 के पहले एक और बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है जी, आपका फेवरेट मुद्दा, जिसमें आप वकील भी हैं, राम मंदिर। हाँ, साधु संत कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बनेगा चाहे फैसला कुछ भी है। हाँ देखिए, अब आप बताइए, उनको पूछा, बुलाइए उन लोगों को।
हम संविधान की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे।